नक्षत्र। जोहार, मैं अमल जैन। नशा और शान, नशे में शान या शान का नशा। आप जरा नशा शब्द को उलट कर देखिए, क्या पढ़ा जाएगा? शान। इस तरह से शान और नशा चोली दामन का साथ लगता है। मतलब जहाँ शान है वहाँ नशा है। कहते हैं ना, अगर किसी के पास शान और शौकत है तो वो नशे से दूर नहीं रह सकता। नशा उसे दबोच कर ही मानेगा। नशा सिर्फ अमीरों को नहीं, गरीबों को भी दबोच लेता है। जब तक नशा का सुरूर दिल दिमाग पर छाया रहेगा, तब तक उसकी हैसियत किसी बादशाह से कम नहीं होती। नशा एक हथियार भी है जनाब। नशे में कमतर इंसान रसूखदारों से भी टक्कर लेने की हिम्मत कर बैठता है, कड़वे सवाल भी दाग बैठता है। यहाँ मुझे एक गाना याद आ रहा है, सुनिए कौन सा गाना। मैंने पी शराब, तुमने क्या पिया? अरे तुमने क्या पिया? आदमी का खून। मैंने पी शराब, तुमने क्या पिया? अरे तुमने क्या पिया? आदमी का खून। रफ़ी साहब ने इस गीत को शराब के मूड में गाया था। कहा जाता है कि रफ़ी साहब शराब का कभी सेवन नहीं करते थे, लेकिन गाने की सिचुएशन के मुताबिक वो किरदार के सांचे में ढल जाते थे और उसी मूड में गाया करते थे। यह गाना जिस किरदार पर फिल्माया गया था उसका नाम था बलराज साहनी। इस गीत को फिल्मी दुनिया के मशहूर इनकलाबी शायर साहिर लुधियानवी ने लिखा था और संगीत दिया था एन दत्ता साहब ने। फिल्म का नाम है नया रास्ता। यह फिल्म 1970 में आई थी। अब देखिए ना क्या संयोग है, फिल्म का टाइटल नया रास्ता शराब से टकरा रहा है। नहीं समझे तो चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल झारखंड के आदिवासी धार्मिक आस्था को लेकर 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। सरना धर्मावलंबियों के अलावा हिंदू और ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासियों की वहाँ बड़ी जमात है। झारखंड की स्थिति इस मायने में बिहार से पूरी जुदा है। बिहार में किसी समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में शराब कभी शामिल नहीं रही है, लेकिन झारखंड में तकरीबन हर आदिवासी परिवार में खास मौक़ों पर चावल को सड़ाकर बनी हड़िया का सेवन करने का बहुत पुराना प्रचलन है। अगर इस पर कड़ाई से रोक लगेगी तो वो इसे अपनी संस्कृति पर हमला मानेंगे। आपको याद है ना, मुख्यमंत्री रहते हुए शिबू सोरेन ने हड़िया प्रथा पर राज्य में रोक लगाने की बात कही थी। मुमकिन था चुनाव का समय नहीं होता तो सत्ताधारी दल शराबबंदी की पहल कर सकते थे, लेकिन इस समय किसी समुदाय पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है, खास तौर पे तब जब सत्ता की कमान गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के हाथ में हो। सरकार और विपक्षी दलों का अंदरूनी संकट यह है कि शराबबंदी पर जोर देने से आदिवासी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा नाराज हो सकता है, क्योंकि हड़िया शराब उनके सांस्कृतिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। दरअसल आदिवासियों के बीच गहरी पैठ रखने वाले दलों के नेता इस मामले में सीधा सीधा बयान देने से परहेज करते हैं। भावनात्मक बयान की बात तो और है, लेकिन झारखंड में पूर्ण नशाबंदी लागू करना बहुत टेढ़ी खीर है। बिहार की शराबबंदी के अनुभव बताते हैं कि शराबबंदी होने के बावजूद वहाँ पीने वालों की जुगाड़ लग जाती है, भले ही उसकी कीमत दुगनी हो जाए। शराबबंदी से सरकारी राजस्व को हानि होती है, लेकिन शराब के सेवन और उसके अवैध कारोबार पर कोई खास असर नहीं पड़ता। प्रशासनिक अमला ना तो इतना कर्तव्यनिष्ठ है और ना ही इतना भरोसेमंद कि सरकारी निर्णयों को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाया जाए।
नशाबंदी अवैध शराब के कारोबार का निदान कतई नहीं है। बिहार में नशाबंदी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वहां अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। झारखंड सरकार फिर से शराब के कारोबार को सिंडिकेट के हाथों में देने के लिए तैयार है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसे भी समझना होगा। आज हम आपको दिखाएंगे झारखंड शराब को लेकर झारखंड की सरकार की बदलती नीयत की सच्ची कहानी। तो आइए देखते हैं भाग्य विधाता। सियासत के चश्मे का लेंस अगर खराब हो जाए तो यह पक्का समझिए कि वह ऊट पटांग फैसलों से राज्य और देश की लुटिया डुबो कर रख देगी। अगर पूरी नहीं डूबी ना, तो कम से कम डूबने के कगार पे तो पहुंच जाएगी। क्योंकि सियासत में सत्ता का नशा होता है, और जो ऐसे नशे से ज़्यादा खतरनाक है जो हमारी और आपकी रगों में बहता है। अगर सत्ता की व्यवस्था पारदर्शी है तो ये भी मान लीजिए कि आवाम के हाव भाव सेहतमंद रहते हुए मुश्किलों के दौर में भी खिल उठते हैं, और फिर भरोसे का नशा उस पर हावी हो जाता है। बात चश्मे के लेंस से शुरू होती हुई रगों में नशे की तरंग तक जा पहुंची है, तो शराब के नशे की बात ना करना हमारे लिए बेमानी होगी। अब जरा बताइए, ये कैसा नशा है कि रघुवर सरकार खुद शराब बेचे? उसे राजस्व बढ़ाने की बड़ी चिंता थी, इसलिए वो शराब बेचने पर आमादा थी। दावा था कि इसमें 1500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। जब सरकार ने शराब का व्यवसाय शुरू किया तो विपक्ष और कुछ एलिट क्लास के लोगों ने इसकी काफ़ी आलोचना की, लेकिन सरकार ने शराब का बिजनेस शुरू कर दिया। सरकार ने शुरू में 210 दुकानों को शराब बेचने का ठेका दिया और कहा गया कि बाद में और 240 दुकानें आवंटित की जाएंगी, क्योंकि सोच का नशा भी नशा ही होता है। गांजे का नशा बेशक भोलेनाथ के भक्त होने का सर्टिफिकेट हो, लेकिन यह भी मान लीजिए कि शराब, जिससे शास्त्रों में सोमरस भी कहा जाता है, सामाजिक चेतनाओं को जगाने का काम तो नहीं करती है। शराब पर शायरों का मिजाज भी अजीबो गरीब रहा है जनाब। रिंद, जो बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कहा था, साकी की गली का एक फेरा 100 हज के बराबर होता है। तो गालिब ने कह दिया, पिला दे ओक से साकी, जो हमसे नफरत है, प्याला गर नहीं देती तो शराब ही दे दे। और आज के मशहूर शायर लिखते हैं कि कुछ भी न बचा कहने को, हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिएं रात हो गई। शराब को लेकर शायरों ने लिखा तो कवियों की सोच भी बड़े पर्दे के स्क्रीन में गीतों के जरिए अपने जलवे दिखाती रही। No, 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 मैंने पी नहीं है, no, मैंने पी नहीं है, no, मैंने पी नहीं है। हाँ जी, मैंने पिला दी गई है, पिला दी गई है, ज़्यादा हो गई है, कल से पार्टी नहीं है। इन बार गिर गिर के चलता है यार, पीता रहता फिर भी कहता कैसे छोड़ दूंगा यार। मैंने पी नहीं है, लेकिन इन सब फिल्मों के पहले महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी जिसका नाम ही शराबी था। इस फिल्म में शराब में नशा होता है या नहीं, इस पर सवाल किए गए थे। साथ ही ये कहा गया था कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। फिल्म शराबी 1984 में आई थी। फिल्म के निर्देशक प्रकाश बेहरा थे, आवाज़ किशोर कुमार ने दी थी, जबकि गीत संगीत बप्पी लहरी ने दिया था। इस गीत के जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी कि नशा शराब में नहीं होता, क्योंकि नशा शराब में होता तो बोतल खुद नाचने लगती। खैर, फिल्मी मसालों और शराब के मुराद शायरों के साथ शराब पर सत्ता की नीयत की बात करते हैं। दरअसल शराब का असली नशा तो इस धंधे की कमाई की चाशनी में डूबने वालों पर ज़्यादा चढ़ता है। फिर चाहे वो सरकारें हों या शराब का धंधा करने वाले, सभी चाहते हैं कि शराब से उनकी तिजोरियों की सेहत हर दिन दुरुस्त होती रहे। राजस्थान की निवर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार अपनी शराब नीतियों को लेकर खासी बदनाम रही है।
तो पिछली गहलोत सरकार ने भी शराब से कमाई का खेल बड़ी चतुराई के साथ खेला। भले ही आज भी शराब पीने के नाम पर लोग नाक भौं सिकोड़ते हों, लेकिन बाजार झूठ नहीं बोलता जनाब। जोशे जवानी, नोटों से भरी जेबें और तेजी से बदलते माहौल के चलते शराब का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। आज से कुछ दिन पहले झारखंड सरकार खुद शराब बेचा करती थी, लेकिन अब नहीं बेचेगी। अब वैसे ही बेचेगी जैसे पहले बेचा करती थी। मतलब अब सवाल उठता है कि शराब सरकार बेचे, ये किसकी सोच थी? शराब का विभाग किसके हाथ में है? आखिर शराब बेचने का फार्मूला विभाग के किस ऑफिसर ने गवर्नमेंट को दिया? साथ ही ये भी सोचने वाली बात है कि जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई है वो किस वर्ग से आते थे। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि नेता फितरती हो सकता है, लेकिन नीतियों में हेर फेर सिर्फ ऑफिसर ही कर सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ था साल 2017 में। हम आपको फिर बता दें कि आबकारी विभाग, कौन सा विभाग? एक्साइज डिपार्टमेंट, राज्य के मुख्य दास के पास है। और 2017 में अविनाश कुमार डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो कहानी फिर शुरू करते हैं बिहार से। संपूर्ण बिहार में शराबबंदी नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही लागू कर दी थी। उस वक्त बिहार में आरजेडी और जेडीयू की जॉइंट गवर्नमेंट थी, जो अब बीजेपी के सहयोग से चल रही है। बिहार में शराबबंदी के बाद झारखंड में भी शराबबंदी की बात होने लगी। आवाम की मांग जब सरकार के कानों तक पहुंची तो मुख्य दास की सरकार शराबबंदी का समर्थन करने का मन बनाने लगी। अब आप पूछेंगे कि जब सरकार शराबबंदी के समर्थन में थी तो खुद बेचने का फैसला क्यों ले लिया? इसका सीधा जवाब है कि मुख्य दास कारपोरेट स्टाइल में सरकार चलाने के पैरोकार रहे हैं, जैसा कि लगता है हमें इसलिए ऐसा लगता है कि शुरू से ही मुख्य दास इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कारपोरेट मंचेस पे करते रहे हैं। शराब बेचने के पीछे सरकार की मंशा राजस्व बढ़ाने की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि राजस्व गिरकर जमीन पर आ गया। 14 जुलाई 2017 में कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी और 1 अगस्त 2017 से बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए शराब बेचने का गोरख धंधा झारखंड में शुरू हो गया। उस वक्त सरकार का दावा था कि राजस्व बढ़ाने के लिए उठाया गया ये कदम है। उस वक्त शराब से राज्य सरकार को करीब 800 करोड़ की आमदनी हो रही थी, लेकिन सरकार ने 1500 करोड़ का लक्ष्य रखा। सरकार की इस नीति का दुखद पहलू यह है कि सरकार 800 करोड़ को भी क्रॉस नहीं कर सकी, जबकि नीति में बदलाव करने के पीछे दलील थी कि शराब व्यवसाय पर हावी होने वाले सिंडिकेट का खात्मा हो जाएगा। साथ ही उस आदेश के बाद सरकार नकली शराब बेचने पर रोक लगाएगी और खजाने में इजाफा होगा। क्या आप जानते हैं कि इन तीनों बातों में से एक भी बात पूरी नहीं हुई और केवल 16 महीने में ही सरकार लौट के बुद्धू घर पे आ गई और पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल करने का निर्देश जारी हो गया। यहाँ मुख्यदास से एक सवाल करना चाहते हैं। मुख्यदास जी, वैसे तो आप हर मौके पर मोदी जी की नकल करने की कोशिश करते हैं या फिर उनकी बातों को अमल में लाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ नशा मुक्त गांव को 1 लाख रुपया देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप शराब बेचते हैं। बताइए, आप जानते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? चलिए बताते हैं। आपको याद होगा कि बिहार में शराबबंदी के बाद पीएम मोदी जी ने भरी सभा में बिहार में हुई शराबबंदी का समर्थन करते हुए इसे एक हिस्टोरिकल स्टेप बताया था और दूसरी राज्य सरकारों को इससे सबक लेने को कहा था, आपको भी। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो खुद ही शराब को कारोबार शुरू कर दिया, जिसे वहाँ की संस्कृति और समाज कभी इजाज़त नहीं देती। लेकिन आपका सोच का दायरा इतना बड़ा है कि अब आप 2019-20 बंदोबस्त होने वाली दुकानों की संख्या पहले से ज़्यादा करेंगे। मतलब पहले 1400 दुकानें हुआ करती थी, अब शराब का दरिया बहाने की तैयारी है जनाब। दरअसल पैसे कमाने की सहूलियत के लिए शराब को कानूनी और गैरकानूनी बता दिया गया है। यानी जो सरकार बेचे वो कानूनी और जिससे उसका फायदा ना हो वो गैरकानूनी। जबकि शराब तो जनाब सिर्फ शराब ही है ना, जो इंसान को तिल तिल कर मारने का काम करती है। कच्ची शराब हो या शराब की लाइसेंसी दुकानें, दोनों से आम आदमी की बर्बादी और सरकार व सरकारी आदमियों का मुनाफा जरूर होता है। लाइसेंसी शराब से सरकारें हर साल अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल करती हैं। शराब को लेकर समाज को समझना होगा
कि शराब का नशा करना इंसान की कुदरती भूख नहीं है, इसलिए इसका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। अगर इसकी कुदरती भूख होती तो दुनिया के हर शख्स में नशाखोरी की लत पड़ गई होती। भारत में तो कई तथाकथित देवताओं तक को शराब पिलाई जाती है। यहाँ शराब पीने पिलाने का इतिहास बहुत पुराना है। राजा महाराजाओं के ज़माने से ही यहाँ शराब का खूब चलन रहा है। शराब की वजह से कई रियासतें, राजा महाराजा बर्बाद हो गए, तो भला आम आदमी की क्या बिसात है। सरकार एक तरह से वही काम कर रही है जो अंग्रेज़ों ने नवाबों के साथ किया था। उन्हें नशे में डुबोए रखा और भीतर ही भीतर उनकी जड़ें खोखली कर समूचे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया। हम जनता की आवाज़ बनकर मुख्यदास को बताना चाहते हैं कि सरकार को शराब से हो रही सामाजिक हानि को भी आपको समझना होगा। हमें गांधी की सुराज की परिकल्पना को साकार करना है तो उनके आदर्शों पर भी चलना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर मैं एक दिन के लिए तानाशाह बन जाऊं तो बिना मुआवजा दिए शराब की दुकानों और कारखानों को बंद करा दूंगा। गांधी जी ने पूरी सूझबूझ के साथ यह बात कही थी, क्योंकि बर्बादी का बड़ा कारण वो शराब ही है। लेकिन दुखद यह है कि सरकारों की नीयत शराब को लेकर देश में अलग अलग रही है और कई मौकों में शराब के फैसलों पर यू टर्न भी लिया गया है, जैसा कि झारखंड सरकार ने किया। उड़ीसा में भी विश्व कप हॉकी के दौरान सरकार ने अजीबोगरीब फैसला सुना दिया। नवीन पटनायक की सरकार ने यह आदेश जारी किया कि वर्ल्ड कप के दौरान देर रात तक बार रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे, जिसे लेकर काफ़ी फजीहत हुई। तुरंत नवीन सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। कुछ महीने ठीक पहले उड़ीसा में बियर बॉटलिंग प्लांट के लिए सैकड़ों पेड़ कटवा दिए नवीन पटनायक की सरकार ने। हो हंगामा हुआ तो उसे रद्द कर दिया। झारखंड में भी मुख्यदास की सरकार ऐसे ही यू टर्न लेती रही है। लेकिन शराबबंदी कर बिहार की नीतीश सरकार ने जो मिसाल पेश की वो अनूठी है। लेकिन ये भी सच है कि भारत में आज़ादी के बाद से अब तक शराबबंदी के तमाम प्रयासों का सबक यही है कि पूर्ण शराबबंदी को लागू करना प्रदेश सरकारों के लिए संभव नहीं रहा। जिस भी राज्य में शराबबंदी लागू की गई वहाँ शराब की तस्करी बढ़ गई। जब तक सरकारों की मौजूदा नीतियाँ कायम रहेंगी तब तक शराब की लत की चपेट में आने से लोगों को नहीं बचाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि शराबबंदी का बिहार ही मिसाल है, प्रयास तो बहुत सारे हुए हैं। देश में सबसे पहले महाराष्ट्र में शराबबंदी लागू हुई। इसकी खिलाफत में मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। अप्रैल 1950 में मुंबई के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाया तो अदालत में व्यक्तिगत आज़ादी के आधार पर इस अधिनियम को चुनौती दे दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसरा मामले में 1951 में फैसला सुनाते हुए अनुच्छेद 47 की विस्तार से व्याख्या की। इसका सार यह था कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जीवन व स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और राज्य के द्वारा शराबबंदी लागू करने में कोई परस्पर विरोध नहीं है। साथ ही शीर्ष अदालत ने अल्कोहल का औषधीय प्रयोग और साफ सफाई के रसायन के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। वहीं दूसरी ओर बिहार के अलावा गुजरात, मिजोरम और नागालैंड भी ऐसे प्रांत हैं जहां पूर्ण शराबबंदी है। गुजरात में तो आज़ादी के बाद से ही शराबबंदी है। अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस महकमा हर साल 125 करोड़ की अवैध शराब वहां जब्त करता है। हर साल जहरीली शराब पीने से वहां मौतें होती हैं। 2009 में गुजरात में जहरीली शराब पीने से 148 लोग मारे गए थे। मिजोरम राज्य में 1995 में शराबबंदी का कानून पारित किया गया था, मगर अगस्त 2014 में शराबबंदी खत्म करने का फैसला नया कानून पारित कर ले लिया गया। सरकार का मानना था कि शराबबंदी से फायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। केरल सरकार ने भी 2014 में चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी करने का फैसला किया। राज्य को 22% राजस्व शराब से ही हासिल होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार को शराब से मोह क्यों है। प्रदेश के आबकारी महकमे के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2014 से सरकार को शराब से तमाम तरह की चोरी चकारी के बावजूद कई हजार करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2018 के बीच कमाई का ये आंकड़ा झारखंड में लगभग 4000 करोड़ का है। इस मोटी कमाई को देखते हुए सरकार ने नई शराब नीति में इस कमाई को दुगना करने का टारगेट फिर से बनाया है। इसके लिए सरकार ने ठेका शुल्क
और स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी के साथ साथ शराब की कीमत में भी इजाफा कर दिया। राज्य के तमाम शहरी व ग्रामीण इलाकों में शराब का साया बरकरार रहे, इसके लिए सरकार ने चतुराई भरा खेल खेला है जनाब। नई शराब नीति से शहरों में जहां रेस्टोरेंट बारों की बाढ़ आ गई है, वहीं देहाती इलाकों की प्रखंड स्तर या मेलों में शराब दुकानें खोलने की तैयारी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत समेत दुनिया भर में शराब सेवन करने से होने वाली बीमारियों की वजह से 33 लाख लोग हर साल मौत को गले लगाते हैं। इतना ही नहीं, भारत में सड़क हादसों में हर साल करीब 1,38,000 लोग मारे जाते हैं। अल्कोहल एंड ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के एक अध्ययन के मुताबिक इनमें से 40% हादसे शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन नामक संस्था ने राजस्थान समेत 6 राज्यों के बारे में एक स्टडी की है और उसी की रिसर्च के मुताबिक शराब पर टैक्स और उसके दाम बढ़ने के बावजूद शराब की खपत बढ़ रही है। इस रिसर्च में राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, सिक्किम, मेघालय शामिल हैं। रिसर्च से पता चला है कि 28% शराबी सुसाइड कर लेते हैं। आत्महत्या के सभी मामलों में से 50% शराब या अन्य नशे पर निर्भरता से जुड़े होते हैं। शराब के सेवन में आत्महत्या करने वालों में किशोरों की संख्या ज़्यादा है, जो कुल आत्महत्या के मामलों में से 70% है। शराब की लत इतनी आसानी से नहीं छूटती, पर इसे छोड़ना नामुमकिन भी नहीं। आपके बेहतर स्वास्थ्य और भविष्य के लिए इस लत को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल लब्बो-लुबाब ये है कि शायर शराब के बेशक मुरीद रहे हों, गीतकारों की नज़्म कानों को भले ही सुकून पहुंचाती हो, लेकिन शराब सेहत के लिए नुकसानदायक है। सत्ता के चश्मे का लेंस तब तक ठीक नहीं हो सकता है जब तक अवाम आंदोलन को मजबूर ना हो जाए। चंद महिलाएं दारू की भट्टियां तोड़कर बेशक टीवी और अखबारों के स्क्रीन पर मुख्य खबरों में आ सकती हैं, लेकिन फिर भी जिंदा सवाल यह है कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। बहस का मतलब नहीं, क्योंकि झारखंड में थेथ्रोलॉजी का कोई तोड़ नहीं। बहरहाल महंगी शराब पर पंकज उदास की ये गज़ल सुनाते हैं। बड़ी महंगी हुई शराब कि थोड़ा थोड़ा पिया कर। हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। पियो लेकिन रखो हिसाब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। झारखंड को सेहतमंद करने के लिए, आपकी अच्छी अच्छी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए और कुंभकर्णी सरकार को उसके कान में ये बात डालने के लिए कि तुम्हें जनता ने 5 साल के लिए चुना है, तो 5 साल तुम्हें आराम करने के लिए नहीं दिया गया है। तुम्हें एक एक समस्या को अंजाम तक पहुंचाना है, नहीं तो जनता चुनाव में तुम्हें अंजाम तक पहुंचा देगी। जोहार।